नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीआईडी का जो एक्शन जेपीएससी पर हुआ था उस पर कुछ बात करेंगे। लगातार जेपीएससी का जो एग्ज़ाम्स है, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एल खियांगते साहब के रहते हुए चेयरमैन ये है एल खियांगते साहब। तो इनके चेयरमैनी के समय में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में सब दबा लग गया है दोस्तों। पूरा का पूरा जेपीएससी में कलंक लग गया है इस बार। 2025 से लेकर के 2026 तक की जितनी भी भर्तियां और जितनी भी भर्तियों का एग्जाम्स हुआ जेपीएससी में, सब में क्या लग गया दोस्तों? धब्बा। धब्बा। क्या लग गया है? धब्बा। ठीक है। अब जेपीएससी का अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो पहले हुआ था एसीएफ और एफआरओ का एग्जाम। ठीक है। एसीएफ का एग्जाम हुआ और हुआ एफआरओ का एग्जाम। ये है एफआरओ। ओके। तो एफआरओ का जब एग्ज़ाम हुआ और एसीएफ का जब एग्ज़ाम हुआ ना दोस्तों, तो इनका जो कट ऑफ था वो लगभग गया था 100 नंबर प्रीलिम्स, 100। ठीक। अब अगर 100 नंबर प्रीलिम्स में जा रहा है कट ऑफ, वो भी अगर 150 नंबर के प्रश्न पत्र हो रहे हैं उसमें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कट ऑफ का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, तो 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। आप देखोगे तो ये जीरो कट, यहाँ से 15 से कटे गए, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 200 हो जाएगा। ओके। और 200 बटे 3 करते हैं तो 3 छक 18 और 2 20 2 एंड 0, 3 छक 18 19 20 2 एंड 0, 3 छक 18 19 20, लगभग 67% यानी 67% के आसपास इसका कट ऑफ गया लगभग। हालांकि जेपीएससी ने अभी तक इसका पुष्टि नहीं किया है, अभी तक इसका कट ऑफ दिया नहीं है, बट जितना अनुमान है इसका जो कट ऑफ है ये कुछ 66% या 67% के आसपास गया था। 100 नंबर के आसपास में लोगों का, दोस्तों का और जो भी स्टूडेंट्स थे उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये था जेपीएससी एफआरओ का और एसीएफ का बात। ठीक। इसके बाद नया घपला आता है मेंस एग्जाम में। ठीक है। मेंस एग्जाम जब होता है इन दोनों का, ठीक है, पहले तो डेट्स में बहुत सारा अफरा तफरी रही, चेंजेस हुए लगातार। उसके बाद किसी तरीके से मेंस का डेट इन्होंने दिया था, और मेंस जो है एफआरओ का हुआ था आपका जनवरी में। ठीक है। और एसीएफ का जो आपका मेंस हुआ था वो हुआ था अप्रैल में। ठीक है। जहाँ पे सेंटर दिया गया था दोस्तों वो काफ़ी दूर दराज इलाकों में था, ऐसे इलाकों में था जो थोड़ा सा आम लोगों की पहुंच से बाहर था। पर ठीक है, जहाँ पर भी था हमें उस चीज़ के बारे में बताना अभी उचित नहीं पड़ता। बट उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मेंस एग्ज़ाम दोनों का हो गया, उसके बाद एफआरओ का जो रिज़ल्ट था, एफआरओ का, वो 3-4 महीने के बाद, शायद 5 महीने भी हो सकते हैं, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है। और इसका कारण यही बताया गया कि मेंबर्स, शायद मेंबर्स के बीच में कुछ अनबन बना हुआ था। ठीक। अब एसीएफ का जो रिजल्ट आया है वो अचानक से इन्होंने 2 महीने के अंदर में प्रकाशित कर दिया, 2 मंथ्स मेंस का। जहाँ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था, इन दोनों का जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, प्रीलिम्स का रिजल्ट वो आया था इनका 6 महीने के आसपास में। ठीक है, 6 मंथ। 6 महीने के डिले के बाद इन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला, एसीएफ का और एफआरओ का। वहीं जब मेंस का रिजल्ट निकालने की बात आई तो एफआरओ का इन्होंने 5 महीने के आसपास में निकाला, और एसीएफ का जब निकालना था तो इन्होंने अचानक से 2 महीने में ही निकाल दिया रिजल्ट। आप घपले की बात को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से चीजें जुड़ी हुई हैं एसीएफ और एफआरओ। लगातार अब बातें उठ रही हैं कि हाँ, जेपीएससी में बहुत सारी धांधली हुई, घोटाले हुए, बहुत सारी चीजें हुई।
लेकिन जब रिजल्ट्स आया उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई और भी ज़्यादा क्लियर हुई। और स्पेशली जब सीरियल वाइज रोल नंबर्स मिलने लगे, सीरियल वाइज सब रोल नंबर्स मिलने लगे, इसके बाद फिर कुछ लोगों का अब तो रिकॉर्डिंग्स भी जारी हो रहा है। कुछ कुछ वीडियो में मैंने देखा कि कुछ चैनल्स वाले वीडियोस में किसी का आवाज़ सुना रहे हैं, किसी बिहारी व्यक्ति का है और उनका किसी जेपीएससी के किसी इंसान से बातचीत, ऐसा वार्तालाप दिखाया गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम में, एसीएफ में, एफआरओ में जो मेंस रिजल्ट आया है, पूरी तरह से धांधली का एक कच्चा चिट्ठा खोलने का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक, ये हो गया एसीएफ का और एफआरओ का बात, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड किए कि आपको क्या लगता है कि सच में पेपर में धांधली हुई या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा चिट्ठा दिख रहा है कि हाँ, दोनों पेपर में, एसीएफ हो या एफआरओ हो, दोनों में धांधली तो भरपूर मात्रा में हुई है। ठीक, अब इसके आगे अगर थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, जब एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, इसके बाद एग्ज़ाम होता है जेपीएससी का सिविल सर्विसेज, जेपीएससी सीएससी का। और छात्र बड़े खुश थे इस बात से कि इस बार 3 एग्ज़ाम देखने को मिल रहा था। कितना? 3। बहुत खुश थे स्टूडेंट्स। अरे बाप रे, एक साल में 3 जेपीएससी, वाह क्या बात है। और उसके बाद होता है रेगुलर का एग्ज़ाम। ठीक है, रेगुलर वाला जेपीएससी का भर्ती आता है, उसमें सीटों की संख्या कम थी, 103 थे, और इसमें जनरल के सीट्स लगभग 50 थे, ओनली 50, राइट। और इस 50 सीटों के लिए इन्होंने ना जाने कितने सारी चीज़ें करी। ठीक है, 50 सीटों के लिए ये रेगुलर की वैकेंसी आती है, और मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। और इसमें अचानक से जब पीटी का रिज़ल्ट आता है, तो पीटी के रिज़ल्ट में 418 लोग, 418 लोग आ जाते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है, यूपी और हरियाणा से। यूपी का तो कुछ हद तक समझ में आता है कि लोग वहाँ पे थोड़ा पढ़ने वाले हो सकते हैं, बट हरियाणा के बच्चे, इवन यूपी के बच्चों का अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इन दोनों का अगर निकालोगे तो झारखंड में हमारे पास जो सिलेबस है पढ़ने के लिए, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1। इसमें जीएस पेपर 2 में झारखंड के कुल 100 सवाल आते हैं। ठीक है, और जीएस पेपर 1 में कुल आते हैं, टोटल आते हैं 100 सवाल, लेकिन इसमें से 10 सवाल जो होते हैं वो झारखंड जीके के होते हैं। अब आप सोचो कि 110 सवाल झारखंड के हैं और झारखंड के बच्चे नहीं कर पा रहे, लेकिन यूपी और हरियाणा के 418 बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ये लोग आसानी से क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और ऐसा क्या पढ़ के आ रहे हैं जो झारखंड के बच्चे नहीं कर पा रहे, लेकिन ये लोग बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, तो इस रिज़ल्ट में भी ऑब्वियसली अब तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। जयराम महतो भी इस पर आगे आए हैं, जेएलकेएम आई है, बीजेपी है, और भी बहुत सारी पार्टियां, इवन हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अब वो भी इस पर कार्यवाही करने की कोशिश तो कर रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी का सीएससी हो, स्पेशली 14 जेपीएससी में सबकी नज़र गड़ी हुई है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एसीएफ का कारनामा बताया और एफआरओ का भी कारनामा बताया कि क्या हुआ है एग्ज़ाम्स में, स्पेशली जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, तो एसीएफ का जो प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आया था, उसको तो किसी तरह से लोगों ने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया कि हाँ भाई, हो सकता है कि इतना कट ऑफ जा सकता है कि गया होगा। लेकिन मेंस में लोग पचा नहीं पा रहे, क्योंकि मेंस में जिनसे भी मेरी बात हुई है, जो लोग को मैं जानता हूँ, उन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं और अच्छे उन्होंने पेपर्स लिखे हैं। पेपर कॉम्प्लिकेटेड था, यस, ये बात सत्य है। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे लिखने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा तो बाकियों से नहीं हुआ होगा। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे स्टूडेंट्स अगर कर पा रहे तो वो नहीं कर पा रहे होंगे, वो लोग भी किए होंगे।
और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, इवन 9 पेज का आंसर्स उन्होंने 40 नंबर के क्वेश्चंस के लिए या 20 नंबर के क्वेश्चंस, 15 नंबर के क्वेश्चंस के लिए लिखा है। लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट में उनका रोल नंबर देखने को नहीं मिला, नो रिजल्ट। ठीक है, अब फिजिकल के लिए इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है, चाहे FRO हो चाहे ACF हो, सिर्फ फिजिकल का एग्जाम ये लोग लेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू करवा करके और फिर न्योता दे देंगे, आइए नौकरी ले लीजिए। जैसे झारखंड तो इन्हीं लोगों का है ना। तो इसी बात पर मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ACF और FRO के बारे में जानकारी दूँ, लेकिन क्योंकि 14 JPSC की तो बात हो ही रही, 14 JPSC अब पूरी सुर्खियों में है, लेकिन यही चीज़ है कि ACF और FRO में आपका ध्यान खींचना ज़रूरी था। अब इसके अलावा जब 14 JPSC का जब रिजल्ट आता है, जैसे कि मैंने बात कर रहा था यहाँ पे, तो इसमें गड़बड़ धांधली पूरी की पूरी होती है। 50 सीट में ऐसा लगता है कि ज़्यादातर सीट या सारे के सारे सीट हो सकता है बेच दिए गए हों, क्योंकि इनका जो TDPL जो इनकी एजेंसी थी वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, राइट, दे वर ब्लैक लिस्टेड, राइट। अब ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद इनको यहाँ पर झारखंड में JPSC करवाने का न्योता और मौका मिल जाता है। बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे झारखंड में। और एल खियांग्ते साहब के इस कार्यकाल के दौरान बड़ा ही अजीब लगता है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ के जानबूझ करके पैसा खाने के लिए या किस नियत से बेसिकली उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ पर आके रखा जाता है ताकि वो यहाँ पर धांधली कर सके। अजीब बात तो ये है कि जो इसका CEO था, या आप ये कह लो कि मैनेजर था, मैनेजर यू कैन से, नॉट CEO, जो मैनेजर था इस TDPL का, वो खुद पहले, अजीब बात है कि JSSC में सेलेक्ट हो चुका था, और वो भी आप सोचो कि रैंक 2, सेकंड रैंक लेकर आया था ये बंदा। और इसके बाद JPSC के जितने भी एग्जाम्स हुए, आई एम टेलिंग यू, SCF, FRO, JPSC का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम या और भी जो भी एग्ज़ाम में वो एलिजिबल था, सब में वो पास हो चुका है, हर एक एग्ज़ाम में वो पास हो गया। अब आप सोचो कि JPSC में कितनी बड़ी धांधली चल रही थी, कितनी बड़ी धांधली चल रही थी, लगातार लगातार लगातार। और अजीब बात यह है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता तक नहीं था। ये तो JPSC का CSE का रिजल्ट आया, उसके बाद लोगों की अंतरात्मा ने कुछ आवाज़ दिया, उसे कहा कि भाई अब तो जाग जाओ यार यहाँ के मुर्दा स्टूडेंट्स। तब जाकर के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए गए और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी। इसके बाद फिर और भी दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो सामने आते गए और आगे बढ़ते गए। इसके अलावा फिर यहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है, ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी जो है, चाहे वो JLKM हो और BJP हो, इन्होंने भी इस मुद्दे को भरपूर उठाया है। लेकिन एक चीज़ बात कहूँगा दोस्तों कि इन सब मुद्दों को, क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दा है और राज्य के फ्यूचर से रिलेटेड मुद्दा है, इसका पॉलिटिसाइजेशन करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस केस का, इस प्रॉब्लम का निवारण करना जरूरी है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, राइट। निवारण इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आज के डेट में JPSC के कारण इस तरह के अगर अधिकारी नियुक्त होते हैं तो फ्यूचर में वो कल यहाँ के ही सिटीजन्स के लिए आफत बनेंगे, परेशानी क्रिएट करेंगे। अगर पैसा दे करके, सपोज 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अगर लोग दे करके अगर इस तरह के अधिकारी बन रहे हैं, तो ये बात श्योर है कि वो लोग अपना ये पैसा को जल्द से जल्द भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ से वो पैसा आएगा? ऑब्वियसली आपके ही पैसे आपकी ही जेब से जाएगा, आई एम टेलिंग। इसलिए ज़रूर से ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्रोटेस्ट्स में भाग लीजिए और JPSC को सुधारने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात है कि हमारे हेमंत सोरेन साहब इस पर कार्यवाही कर रहे हैं, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ गुड। लेकिन यही है कि जो जांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए निष्पक्ष,
अब इनके ही आदमी हैं, इनके ही लोग हैं, तो इनकी निष्पक्षता पर भी सवाल तो उठता है। बशर्ते यही एक चीज़ है कि अगर सरकार अपने हिसाब से लेकिन निष्पक्ष होकर के जांच करवाती है और जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलवाती है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, राइट। सो दोस्तों, आपसे बस यही अपील करता हूँ कि जेपीएससी में जो भी इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं, जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और जेपीएससी को सुधारिए, ताकि आपका राज्य, आपका झारखंड स्टेट, आपकी मातृभूमि किसी प्रकार के करप्शन से बच सके, दूर हो सके और आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।